नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का भाग 2। भाग 1 में हमने देखा था वर्णमाला दो प्रकार के वर्णों से मिलकर के बनती है। एक है स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। तो यदि पूछा जाता है कि व्यंजन क्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, ये होते हमारे व्यंजन। आप देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो अलग अलग प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। पहले तो देखिए वर्गों में इनको कैसे बांटा है। सबसे पहले आ जाता है क वर्ग। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। फिर आता हमारा च वर्ग। इसमें आते हैं च, छ, ज, झ, य। इसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद आएगा त वर्ग। त, थ, द, ध, न। अंत में आता है प वर्ग। इसमें आते हैं प, फ, ब, भ और म। तो यहाँ पर देखिए क से लेकर के म तक 25 जो आते हैं व्यंजन आते हैं और 5 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। अब देखिए इन्हें क्या कहा गया है, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्यों बोलते हैं, इनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा होती है मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा देखिए इन्हें हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। यदि पूछा जाएगा स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं या वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, तो क से लेकर के म तक के जो 25 व्यंजन होते हैं वो होते हैं स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। अब जब हमने स्पर्शी व्यंजन कह ही दिया है तो देखते हैं जिह्वा कहाँ कहाँ टच कर रही है और कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है। तो क वर्ग के जो व्यंजन देखिए क, ख, ग, घ, ङ, तो इनको बोला जाता है कंठ्य। जब आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके देखिए आप भी क, ख, ग, घ, ङ। प्राण वायु हमारे गले से बाहर आ रही है, गले पर एक प्रेशर पड़ रहा है, तो गले को बोला जाता है कंठ, इसलिए इनको बोलेगा कंठ। इसके बाद च वर्ग के देखिए च, छ, ज, झ, ञ। तो कहां पर हो रहा है, ये है तालु, इनको बोला जाता है तालव्य। तालव्य हमारे मुंह का ऊपर वाला कठोर भाग होता है। इसके बाद आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये जो जिस भाग को छूते हैं इन्हें कहा जाता है मूर्धा। मूर्धा क्या है, देखिए जो तालु है, हमने कहा सबसे कठोर भाग तालु है, तो तालु का जो बीच वाला भाग है वो कहलाता है मूर्धा। और मूर्धा को जो व्यंजन छूते हैं अर्थात ट वर्ग के, इसलिए इन्हें कहा गया है मूर्धन्य। एक बात हमने कही कि यहाँ पर तालव्य जो तालु है कठोर भाग है और मूर्धा तालु का भी बीच वाला भाग है, यानी सबसे कठोर भाग हमारा मूर्धा है। तो मूर्धा में आने वाले व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण, इसलिए इनको कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कह देंगे ट, ठ, ड, ढ, ण, ये क्या है, कठोर व्यंजन भी हैं। इसके बाद देखिए त, थ, द, ध, न। खुद प्रैक्टिकली देखिए जीभ हमारे दांतों को टच कर रही है, इसलिए इन्हें कहा जाता है दंत्य। इसके बाद आते हैं प, फ, ब, भ, म। दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं तो इसलिए इनको बोला जाता है
ओष्ठ्य। ये क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन। आप इसको याद करके बता सकते हैं या प्रैक्टिकली भी आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा व्यंजन किस भाग में आएगा। अब यहाँ पर हमने ट वर्ग में बोल रखा है कि ट वर्ग के व्यंजनों को कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। यहाँ पर दो व्यंजन आते हैं, ड ढ। ड ढ क्या है? इनमें से कोई भी शब्द प्रारंभ हो सकता है या शब्द के प्रारंभ में आ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं डलिया बोल लीजिए, डमरू बोल लीजिए, ढक्कन बोल लीजिए, तो ये प्रारंभ में आए हैं। इन्हीं से मिलकर के दो व्यंजन और बनते हैं, ये होते हैं ड और ढ। ड और ढ क्या होते हैं? ये कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। आप इनका उच्चारण करके देखिए, ड ढ। तो क्या होता है? जीभ पीछे जाती है और मूर्धा को टच करते हुए झटके से आगे आ जाती है, यानी कि उत्क्षिप्त होकर वापस आ जा रही है। इसलिए इन व्यंजनों को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। यदि पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने व्यंजन उत्क्षिप्त हैं, तो दो व्यंजन हैं, ड और ढ। क्योंकि इनका उच्चारण कभी भी पहले नहीं होता है। ये शब्द के बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में नहीं आएंगे। इनका स्थान गौड़ होता है, इसलिए इन्हें गौड़ व्यंजन भी कहा जाता है। एक बार देखिए, हमने जब वर्णमाला बनाई है या इसके वर्ग विभाजित किए हैं, तो हर वर्ग का एक पांचवा व्यंजन आता है। तो हर वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन इसको कहा जाता है। तो कितने आते हैं इसमें व्यंजन या वर्ण? तो 5 वर्ण इसमें आ जाते हैं, अर्थात हर वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक या नासिक्य कहलाता है। एक यहाँ पर च वर्ग को देखिए, च छ ज झ। तो च वर्ग के जो भी हमारे व्यंजन हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हमने यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन कह रखा। यहीं पर अगर च वर्ग को देखें तो नीचे लिख लेते हैं, च वर्ग के व्यंजन यानी कि च छ ज झ, ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि स्पर्श व्यंजनों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अभी आपको संघर्षी व्यंजन भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों को आपने एक नहीं कर देना है, दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये है आपके जो वर्ग विभाजित कर रखे हैं, क से लेकर के म तक 25 जो व्यंजन आते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए कौन से व्यंजन आते हैं हमारे? अंतःस्थ व्यंजन आएंगे, ऊष्म व्यंजन आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि संघर्षी क्या है, स्पर्श संघर्षी क्या है। तो अब अगले जो व्यंजन देखते हैं, ये हैं य र ल व। ये जो 4 व्यंजन हैं, य र ल व, इन्हें हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्यों कह रहे हैं? देखिए, इनके उच्चारण में जो प्राण वायु है बिना स्पर्श के ही बाहर आ जाती है। या आप खुद उच्चारित करके देखिए, आपका मुंह क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और उस संकुचन के बावजूद भी ये आराम से बाहर निकल जाते हैं जैसे स्वर निकलते हैं। आप खुद उच्चारित करके देखिए, य र ल व, जैसे हम बोलते हैं अ आ ई, वैसे ही य र ल व। तो प्राण वायु क्या है? आराम से बाहर निकल जा रही है, बिना स्पर्श के बाहर निकल जा रही है, इसलिए अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों कहा? जैसे स्वर बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाते हैं, मुंह ज्यादा नहीं खुलता है, थोड़ा सा मुंह खुलता है और बिना अवरोध के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही य र ल व में भी मुंह संकुचित हो जाता है और बिना अवरोध के ये बाहर निकल जाते हैं। अगर इसमें से भी, ये थोड़ा सा आपको ऑप्शन देख के करना पड़ेगा, वैसे तो चारों को य र ल व चारों को ही क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। और यदि इसमें सिर्फ 2 आपको दिए जाए तो यहाँ पर य और व, इन्हें बोला जाता है अर्ध स्वर।
तो आप ऑप्शन देख करके काम करिए। अर्धस्वर कहेंगे य और व। यदि ऑप्शन में चारों दे रखे हैं तो चारों ही अर्धस्वर होते हैं। इसमें र और ल बचे, तो र को कहा जाता है लुंठित व्यंजन और ल को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है, कौन से लुंठित हैं, कौन से पार्श्विक। अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो य जो है ये उच्चारित होता है तालु से, र होता है मूर्धा से, ल होता है दंत से और व होता है दंत्योष्ठ से। ये क्या है हमारे अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं हमारे स स ह। इन्हें बताने से पहले एक बार आप पहले जरूर उच्चारित करके देखिए। स ह। कैसा महसूस हुआ आपको? एक ऊष्मा जैसी। अभी तक किसी भी व्यंजन में कोई गर्मी सी महसूस नहीं हो रही थी, इनके उच्चारण में मुंह में लगा के एक ऊष्मा सी पैदा हो रही है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से हैं? स ह। दूसरा, अगर आप स ह कहते हैं, एक घर्षण आपको मुंह में महसूस हो रहा है, जिह्वा में एक घर्षण सा महसूस हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी संघर्ष के कारण इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, अर्थात घर्षण के साथ जो आते हैं वो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। पहले भी मैंने आपको च वर्ग में बताया था कि च वर्ग के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श संघर्षी हैं, क्योंकि वो स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं और घर्षण करते हैं, इसलिए स्पर्श संघर्षी अगर पूछा जाता है तो च छ ज झ। सिर्फ यदि संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा तो स ह, ये क्या है? संघर्षी व्यंजन। उच्चारण स्थान देखें तो स देखिए, इसका उच्चारण स्थान है तालु से, स का है मूर्धा से, स दंत से और ह का उच्चारण दंत्योष्ठ से नहीं होता है, ह का उच्चारण होता है कंठ से, इसलिए इसको कंठ्य कहा जाता है। ह के उच्चारण में देखिए, ह जब हम ह कहते हैं, प्राण वायु मुंह से थोड़ा सा तीव्रता के साथ बाहर को निकलती है, तो और जो हमारा स्वर यंत्र है, मुंह को ही हमारा स्वर यंत्र कहा जाता है, इस स्वर यंत्र से एक क्या है? टकराव के साथ बाहर आती है, इसलिए इसे कहा जाता है स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। तो इसको बोला जाता है स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। कौन सा है यदि कह दिया जाएगा तो ह ही क्या है? स्वर यंत्र मुखी व्यंजन है। इसका एक नाम और है, इसे कहा जाता है काकल्य व्यंजन। यदि स्वर यंत्र मुखी व्यंजन पूछे तो भी ह है, काकल्य व्यंजन पूछे तो भी ह ही होता है। इसके बाद देखिए और हमारे रहते हैं श, त्र, य और स्र। ये कैसे व्यंजन हैं? अभी हमने बोला कि व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे हम क बोलते हैं तो क धन अ, तब हमारा क बनता है। हर व्यंजन में अ साथ में चलेगा, लेकिन यहाँ पर बात कर रही है व्यंजन की, अर्थात ये व्यंजन की सहायता से ही बोले जाते हैं, अर्थात 2 व्यंजनों की सहायता से जो बनते हैं ये व्यंजन है श, त्र, य, स्र। तो इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। इनका नाम दिया गया है संयुक्त व्यंजन। और कैसे बोले जा रहे हैं? 2 व्यंजनों के मेल से ये बन रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा? 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 व्यंजन कौन से आएंगे यहाँ पर? क और स के मेल से बनेगा श, त और र के मेल से बनता है त्र, ज और न्य के मेल से बनता है ज और स और र के मेल से बनता है स्र। तो ये कितने हैं संख्या में? 4 हैं संयुक्त व्यंजन। अब यदि पूछा जाएगा कि मूल व्यंजन कौन से हैं, तो मूल व्यंजन जो हैं क से लेकर के
ह तक के व्यंजन जो होते हैं वह मूल व्यंजन कहलाते हैं। कितने व्यंजन आते हैं? 25 व्यंजन जो हैं ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। 4 व्यंजन इसमें आ जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन और 4 इसमें आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ओवरऑल कितने हो जाते हैं? 33 व्यंजन। तो क से लेकर के ह तक के जो व्यंजन होते हैं वो मूल व्यंजन कहलाते हैं। एक व्यंजन और है, इसको बोला जाता है वस्त्य व्यंजन। वस्त्य व्यंजन में भी देखिए बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देखिए वैसे तो ये न, र, ल जो 3 व्यंजन है न, र, ल इन्हें वस्त्य व्यंजन कहा जाता है। पहले तो अर्थ समझ लीजिए, ये थोड़ा सा टिपिकल नाम ही टिपिकल लग रहा है। वस्त्य क्या है? तो जहां पर जिह्वा हमारे दांतों के ऊपर वाली मसूड़ों को टच करती है वो होते हैं वस्त्य व्यंजन। यहाँ पर वस्त्य का मतलब क्या होता है? मसूड़े। तो मसूड़े कौन से? ऊपर वाले मसूड़े को जो टच करते हैं वो वस्त्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से आते हैं? न, र, ल। लेकिन इससे पहले सीटेट का एक एग्जाम हुआ था, वहां पर क्या क्या दिया था? स, ज, र, न। तो आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से आएंगे? स, ज, र, न। अब इसमें जो ज आता है ये ज होता है नुक्ता वाला। खाली अगर ज दिया जाएगा तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नुक्ता वाला यानी इसके नीचे से एक बिंदु अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आते हैं वस्त्य व्यंजन में। कैसे व्यंजन वस्त्य व्यंजन होते हैं? जहां पर जिह्वा ऊपर की मसूड़ों को टच करती है तो वहां पर जो व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं वस्त्य व्यंजन। तो यहाँ पर हमारी जो वर्णमाला है ये समाप्त होती है।